सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम नीट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलेटल सिस्टम। पिछली क्लास के अंदर हमने डिटेल में समझा था स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं भाई। आज हम उसी के रिगार्डिंग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। नीट 2024 तक के पीवाईक्यूज इसी लेक्चर में इंक्लूड किए गए हैं भाई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पीवाईक्यू हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज कीजिए भाई, सही स्टेटमेंट कौन सा है। बहुत ही धीरे धीरे सोल्व करते हैं। देखिए आपके साथ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर 80 बोन्स आती है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है भाई, ये है ना। उसके बाद लिखा है जो स्कल है, जो वर्टिब्रल कॉलम है और जो स्टर्नम है और जो रिब्स है, ये सभी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल जो बॉडी के सेंटर में है वही तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है और उसके अंदर 80 बोन्स ही आती है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और लिखा है कि क्रेनियल बोन्स जो है वो 8 होती है भाई। हमारी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली क्रेनियम कैविटी है उसके अंदर 8 बोन्स इंक्लूड है। बिल्कुल भाई, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। हमसे करेक्ट पूछा था, तीनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है टिक द रॉन्ग ऑप्शन। कौन सा गलत ऑप्शन है हमें ये पता करना है भाई। ह्यूमंस के रिगार्डिंग क्रेनियल बोन्स यानी कि क्रेनियम के अंदर 12 बोन्स होती है क्या, नहीं भाई, यहां तो 8 बोन्स ही होती है। हमें गलत बताना था, पहला ही गलत मिल गया है, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी को भी देख लेते हैं। फेशियल बोन्स बिल्कुल 14 होती है। मेंडिबल बोन 1 ही होती है, ये वाली बोन मेंडिबल है भाई। जाइगोमेटिक बोन जो है वो 2 होती है। हमारी चिक्स के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है दैट इज जाइगोमेटिक एक्चुअली। हमें रॉन्ग बताना था, ऑप्शन नंबर ए में ही हमें रॉन्ग मिल चुका था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वर्टिब्री, सबसे पहला वर्टिब्री जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में, उसका नाम हमसे पूछा है अभी। सबसे पहले का नाम था एटलस, उसके बाद में जो सेकंड था उसका नाम था एक्सिस। एक्सिस कौन सा है भाई, C2 है। एटलस कौन सा है, C1 है। हमें बताना है फर्स्ट वर्टिब्री यानी कि C1 का नाम, तो C1 का नाम क्या होगा बच्चे, एटलस होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आता है क्या, बिल्कुल आता है। आगे बढ़िए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। सबसे पहले लिखा है सर्वाइकल। सर्वाइकल के अंदर कितने वर्टिब्रेटा आते हैं हमें ये आइडेंटिफाई करना है भाई। C7 लिखा था हमने, अगर याद हो तो, है ना। तो सर्वाइकल के अंदर 7 यानी कि ए के अंदर 5 होना चाहिए भाई। ए के अंदर 5 यहां भी है, यहां भी है। ए के अंदर 1 तो नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा। बी के अंदर या तो 4 होगा या तो 3 होगा। बी क्या है, थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्रेटा कितने थे, 12 भाई, है ना। 12 है तो इसके अंदर 4 ही होगा। बी के अंदर 4 ही होगा, तो बी के अंदर ये 3 तो नहीं होगा, 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया है। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। रिब्स दैट आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्रिटी, ऐसी रिब्स जो थोरेसिक यानी कि थोरेक्स में होने वाले वर्टिब्रेटा से जुड़ी हुई है भाई। और डोर्सली कहां से कनेक्टेड है, थोरेसिक वर्टिब्रिटी से। और वेंट्रली कहां से कनेक्टेड है, ये लिखा गया है स्टर्नम से। ऐसी रिब्स को क्या बोलोगे आप, क्या ऐसी रिब्स के टाइप्स की बात की थी हमने। देखो बच्चे, 3 टाइप्स की रिब्स होती है भाई। एक ऐसी रिब्स होती है जो पीछे वर्टिब्री कॉलम से जुड़े, आगे स्टर्नम से जुड़े, है ना, उनको हमने बोला था ट्रू रिब्स। एक ऐसी रिब्स होती है जो पीछे तो वर्टिब्री कॉलम से जुड़ती है लेकिन आगे 7th पेयर ऑफ रिब्स से जुड़ती है, उसे बोला था फॉल्स रिब्स। कुछ रिब्स ऐसी होती है जो पीछे वर्टिब्री कॉलम से जुड़ती है लेकिन आगे किसी से जुड़ती नहीं है, उन्हें बोला था फ्लोटिंग रिब्स। यानी कि फर्स्ट पेयर से लेकर 7th पेयर तक तो ट्रू रिब्स होती है भाई, दोनों तरफ से जुड़ी होती है। और 8th 9th 10th पेयर जो होती है ये फॉल्स रिब्स होती है भाई, है ना। ये पीछे से तो वर्टिब्री कॉलम से जुड़ती है, आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। फ्लोटिंग रिब्स होती है 11th और 12th पेयर, ये पीछे से जुड़ती है, आगे से किसी से ही नहीं जुड़ती है। हमसे पूछा है कि पीछे से वर्टिब्री कॉलम से जुड़ी हो, आगे स्टर्नम से जुड़ी हो, तो वो ट्रू रिब्स होती है भाई 1 से लेकर 7th पेयर तक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएं क्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए मैच द कॉलम में फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करेंगे अपन। हुमरस लिखा गया है जो कि ये बोन होती है हमारे अपर हैंड के अंदर, ये है बेसिकली, है ना, अपर लिम्ब के अंदर जिसे हैंड बोलते हैं भाई। हुमरस बोन ये कितनी होती है भाई नंबर्स में, एक अपर लिम्ब की बात करें तो एक ही बोन होती है, तो ये 1 बोन होती है भाई। यानी कि 4 5 6 में से होगा ए के अंदर, ए के अंदर 4 5 6 ही होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। यानी कि ए के अंदर 6 होगा, ये डन हो गया। ए जो कि लिखा गया है हुमरस, उसके अंदर क्या होगा बच्चे, 6 होगा, ये डन हो गया। तो 6 के साथ लेबल कर दिया इसको कुछ ऐसे। आगे देखो बी के अंदर क्या होगा, बी में लिखा रेडियस, तो रेडियस यहां वाली बोन है भाई, एक लिम्ब के अंदर ये एक ही होती है रेडियस, तो ये भी 1 बोन है भाई। 4 और 5 में से होना चाहिए कुछ
4 और 5 में से 3 तो कभी नहीं होगा, 5 हो सकता है क्योंकि रेडियस भी 1 है, तो ये 1/5 के साथ मैच हो गई। बात समझ में आती है क्या? यानी कि इस प्रकार से 2 को मैच करते ही हमने आंसर निकाल लिया ऑप्शन नंबर बी। पूरा को मैच करके उसके बाद ऑप्शन तक जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो कौन सा रिलायबल लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप सबको भी मैच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबका नंबर आपको पता है। ये उमरस होती है एक, ये रेडियस होती है, ये अल्ना होती है, एक एक है दोनों। उसके बाद यहाँ पर 8 जो है कार्पस्कस होते हैं, उसके बाद 5 मेटाकार्पस होते हैं, उसके बाद 14 फेलेंजेस होते हैं। सबको मैच कर सकते हो आप और करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। आगे बढ़ जाएंगे आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एसिटाबुलम, जो कि एक कैविटी है भाई, एसिटाबुलम कैविटी, ये किसके साथ फ्यूज हो रही है हमें ये बताना, यानी कि एसिटाबुलम कैविटी किन बोन्स के फ्यूजन से बन रही है। बेसिकली यहां पर जो कैविटी है दैट इज ग्लिनोइड कैविटी, यानी जो अपर लिम्ब को अटैच कर रही है, बेसिकली लोअर लिम्ब को जो अटैच कर रही है, उस कैविटी का नाम पढ़ाया था एसिटाबुलम कैविटी। वहां पर प्यूबिस, इस्चियम और इलियम 3 बोन आपको पढ़ाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डिल। ये जो गर्डिल है लोअर लिम्ब वाला, इसे बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल। सॉरी, पेक्टोरल गर्डिल ये होता है, ये पेल्विक गर्डिल होता है। ध्यान से सुनो एक बार, इस गर्डिल को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल। इसके अंदर क्लेविकल और स्केपुला आया था बेसिकली, है ना, और इसे बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। इसके अंदर कोक्सल बोन आई थी बेसिकली। तो हमसे पूछ रहा है पेक्टोरल गर्डिल यानी कि अपर लिम्ब को अटैच करने वाला गर्डिल है बेसिकली, इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर इससे रिलायबल है। एसिटाबुलम तो पेल्विक गर्डिल से रिलेटेड है, इस्चियम, इलियम और प्यूबिस ये 3 बोन भी कोक्सल बोन के पार्ट थे बेसिकली। ग्लिनोइड कैविटी जो है ऑप्शन नंबर डी, ये जो पेक्टोरल गर्डिल है इसके अंदर ग्लिनोइड कैविटी आती है। इस कैविटी के अंदर क्या होता है, हमारी हुमरस बोन अटैच होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नंबर ऑफ टार्सल्स, टार्सल्स कितने होते हैं भाई 7 होते हैं। मेटाटार्सल्स कितने होते हैं भाई 5 होते हैं। फेलेंजेस कितने होते हैं भाई 14 होते हैं। इनका नंबर ही पूछा है तो 7 5 14 होना चाहिए। 7 5 14 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर नोट की एक एक लाइन अच्छे से याद की है, समझी है, तो सारे क्वेश्चन हवा में हो रहे हैं, देख सकते हो। स्केपुला जो है वो एक ट्रिंगुलर बोन होता है भाई, वो कहां सिचुएटेड होता है, ये जो बोन है ये स्केपुला है, ये सेकंड रिब और 7th रिब के बीच में प्रेजेंट होता है। ये डोर्सली है भाई, सामने तो है नहीं, वेंट्रल पार्ट पे तो नहीं है, डोर्सली है हमारी बॉडी में। ये थोरेक्स के अंदर है भाई और 2nd और 7th रिब के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आ रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर है। वेरी सिंपल एट ऑल। अगला क्वेश्चन देखो, फाइब्रस जॉइंट कहां पर होते हैं ह्यूमन के अंदर। देखो बच्चे, जॉइंट आपको 3 टाइप के पढ़ाए थे। एक वो जॉइंट जो मूव ही नहीं करते उन्हें बोला था फाइब्रस जॉइंट। एक वो जॉइंट जो थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं उन्हें बोला था कार्टिलेजिनस जॉइंट। एक वो जॉइंट जो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं उन्हें बोला था साइनोवियल जॉइंट उन्हें बोला था। तो फाइब्रस जॉइंट हमसे पूछा है कि क्या करते हैं, ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं करवाते हैं भैया ना, डोंट अलो एनी मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखो, फिर से मेजदा कॉलम, बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट कौन सा है भाई। एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर और एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर, ये कहां पर होता है, किस जॉइंट में होता है भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो हुमरस बोन जो है वो पेक्टोरल गर्डिल के अंदर, जहां पर ग्लिनोइड कैविटी है उसके अंदर जब जुड़ती है तो बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट बनता है। ए के अंदर 1 ही होगा, ए के अंदर 4 नहीं होगा भाई साहब, ए के अंदर 1 ही होगा। बी के अंदर क्या होगा भाई, हिंज जॉइंट कौन सा है, पाइवेट कौन सा है। ध्यान से देखो, जो कार्पस्कल्स और टार्सल्स होते हैं इनके बीच में हमेशा ग्लिनोइड जॉइंट बनता है, ये ग्लाइड करते रहते हैं। तो डी के अंदर भी क्या होगा बच्चे 4 होगा, डी के अंदर 2 नहीं होगा, डी के अंदर 4 ही होगा। इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन तो मिल ही गया, ऑप्शन नंबर 1 है ना। सारे भी मैच कर सकते हो आप। हिंज जॉइंट कौन सा है भाई, नी जॉइंट जो होता है अपना वो क्या होता है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये सारे हिंज जॉइंट होते हैं। पाइवेट जॉइंट हमारा जो अभी पढ़ाया था आपको C1 और C2 है ना, एटलस और एक्सिस, इनके बीच में जो जॉइंट बनता है दैट इज एक्चुअली पाइवेट जॉइंट। तो यहाँ पे लिखा है एटलस और एक्सिस, तो पाइवेट जॉइंट बन जाएगा 3 में। तो आप देख सकते हो ए के अंदर 1, बी के अंदर 2, सी के अंदर 3 और डी के अंदर 4, बिल्कुल ही सिंपली मैच हो गया है और ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, आर्थराइटिस क्या होता है। बेसिकली ये जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है भाई, जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन, संक्रमण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वेरी वेरी सिंपल, इससे सिंपल तो होगा ही क्या है ना। लीवर का कोई आर्थराइटिस से संबंध नहीं है, जॉइंट्स का है बट इन्फ्लेमेशन होता है, डिग्रेडेशन यहां पर नहीं होता है। हार्ट से कोई मतलब ही नहीं है आर्थराइटिस को। क्लियर। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ओस्टियो का मतलब ही हड्डी, पोरोसिस का मतलब पोर बनना, हड्डियों में पोर बनने लग जाते हैं भाई, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है।
ये जो है ये एज से रिलेटेड डिसऑर्डर है भाई, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन ह्यूमन बॉडी लीड्स टू, जब भी ईस्ट्रोजन डिक्रीज करता है ना ह्यूमन बॉडी में तो क्या होता है, हमसे पूछा गया है भाई, ओस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि जो बोन से आपकी वो कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि बोन का जो कैल्शियम है वो ब्लड में जाने लग जाता है ईस्ट्रोजन कम होने से। ईस्ट्रोजन कम होने से बॉडी का जो ब्लड है वो बोन्स के अंदर से कैल्शियम को खींचेगा, बोन में कैल्शियम कम होगा तो बोन्स में पोर बनने लग जाएंगे, ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन सामने आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे क्या, एक्सिस वर्टिब्रेटा इन ह्यूमन इज आइडेंटिफाइड बाय, जो एक्सिस वर्टिब्रेटा है वो क्यों पहचाना जाता है भाई, क्या है उसके पास, उसके पास एक प्रोसेस होता है भाई, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओडेंटोइड प्रोसेस बोलते हैं, इसकी हेल्प से ये एटलस से कनेक्टेड रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भाई। आगे देखो फिर से मेज द कॉलम आया है आपके सामने कि ओस्टियोपोरोसिस क्या है, टिटेनी क्या है, गोट क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है। ध्यान से अगर देखो तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। अगर मैं कहूं गोट क्या है तो ये जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है भाई, है ना। अर्थराइटिस अलग चीज है, गोट अलग चीज है। यहां पर जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड जम जाता है भाई, गोट के अंदर, है ना। तो ई के अंदर 5 ही होगा, कितना सिंपल है। ई के अंदर 5 ही होगा, 4 नहीं होगा। डी के अंदर मैच करने की जरूरत ही नहीं है, डी के अंदर 4 ही होगा, देख लो। सी के अंदर 1 होगा या 3 होगा, ये मैच कर लो। सी में लिखा है ओस्टियोपोरोसिस, 1 होगा या 3 होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर ये नहीं है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है बिल्कुल। तो सी के अंदर 1 हो सकता है, 3 तो कभी नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमने एलिमिनेट कर लिया है अपना आंसर विदाउट मैचिंग फुल मैच द कॉलम। आप देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी टेक्निक का यूज करके आप एग्जाम में भी आंसर तक पहुंचेंगे और बहुत जल्दी पेपर को सॉल्व कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आप चाहो तो पूरे भी मैच कर सकते हो, है ना। ए के अंदर 3 होगा, देख सकते हो आप। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बिल्कुल। जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि पढ़ाया भी था, वेरी वेरी सिंपल। मसल्स जो है वो जीन्स के कारण टूटती है, ऐसा याद भी करवाया था आपको। अगला क्वेश्चन फिर से बोल रहा है हमसे कि करेक्ट मैच को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा करेक्ट मैच है। देखो कार्पस और टार्सस जो होते हैं इनके बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है, कुछ गलती यहां पर है नहीं भाई। कार्टिलेजिनस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है और ये वर्टिब्रेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नहीं भाई। ये फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच में नहीं होते हैं। यहां पर तो फाइब्रस जॉइंट होता है। यहां पर कौन सा जॉइंट होता है बच्चे, फाइब्रस जॉइंट होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुका है अभी अपना, है ना। उसके बाद पाइवेट जॉइंट कहां पर होता है, पाइवेट अभी भी बताया था C1 और C2 के बीच में, यानी कि एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। कभी भी थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रेटी में नहीं होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है वो हमारी नी के अंदर, हमारे एल्बो के अंदर प्रेजेंट होता है भाई, यानी कि हुमरस और पेक्टोरल गर्डी तो बोल और सॉकेट टाइप का जॉइंट है, हिंज टाइप का नहीं है। कुल मिला के हमें करेक्ट बताना था, एक ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, बाकी सारे में गलतियां आपको आइडेंटिफाई करके बता दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखो। मेंस के अंदर जो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स है वो कौन कौन सी है भाई, यानी कि जो वर्टिब्रेटी से तो जुड़ी हुई है लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ी, वो हाईलाइन कार्टिलेज से रिब्स से जुड़ी हुई है। वो अभी भी पढ़ाई थी, 8th पेयर, 9th पेयर और 10th पेयर रिब्स होती है। 8th 9th 10th ऑप्शन नंबर सी में लिखा है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बढ़िया सा मेज द कॉलम क्वेश्चन आया है जो कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहां पे लिखा है आउट ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि ह्यूमन के अंदर एक्स पेयर ऑफ रिब्स होती है। हम जानते हैं कि 12 पेयर होती है भाई, तो एक्स की मतलब 12 हो गया यहां पर, है ना। और वाई पेयर आर ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कितनी होती है भाई, 7 पेयर होती है, तो वाई की जगह 7 आ गया। हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करते ही आंसर मिल जाएगा, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, एक्स कितना 12 सही हो सकता है, एक्स कितना 24 सही होगा ही नहीं, एक्स कितना 24 सही होगा ही नहीं, एक्स कितना 12 सही हो सकता है। अब वाई देखो, वाई 7 होना चाहिए, वाई 5 नहीं होगा, वाई 7 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल ही एक्स और वाई की वैल्यू देखते ही हमें आंसर मिल गया, कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब नीट 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए भाई, है ना।
पहला ऑप्शन है हमारे सामने 8th 9th और 10th पेयर जो होती है रिब्स की वो आर्टिकुलेट करती है, वो जुड़ती है डायरेक्टली किसके साथ, स्टर्नम के साथ। अरे नहीं, 1 से लेकर 7th पेयर तक स्टर्नम से जुड़ती है ना। और जो 8 9 10th है वो रिब्स से जुड़ती है, स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। करेक्ट बताना था, ये करेक्ट नहीं है। अगला पढ़ो। 11th पेयर जो होती है, 12th पेयर जो होती है रिब्स की वो कनेक्टेड होती है स्टर्नम से। नहीं, ये तो फ्लोटिंग रिब्स है, ये स्टर्नम से कनेक्ट हो ही नहीं सकती है, ये भी गलत हो गया भाई। ईच रिब्स इज ए फ्लैट थिन बोन, बिल्कुल भाई, जो रिब्स होती है वो बिल्कुल ही पतली फ्लैट बोन्स होती है भाई। ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रेटी, सभी थोरेक्स में वर्टिब्रेटा से कनेक्ट होते हैं भाई पीछे की तरफ। वेंट्रली स्टर्नम से नहीं होते हैं रे, वेंट्रली स्टर्नम से सारी कनेक्टेड नहीं होती है, ऑल नहीं होती है, ओनली 7 कनेक्टेड होती है, फर्स्ट 7th पे। ऑब्वियसली हमें करेक्ट बताना था, 3 गलत हो गए, तो यही करेक्ट होगा। फिर भी पढ़ के कंफर्म भी कर लेते हैं। These are 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रेटा से जुड़ रही है, वर्टिब्री कॉलम से जुड़ रही है, स्टर्नल मतलब स्टर्नम से जुड़ रही है। 3 पेयर कैसी है भाई, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, एक तरफ तो वर्टिब्री कॉलम से जुड़ी, दूसरी तरफ स्टर्नम से जुड़ने वाली रिब से जुड़ी हाईलाइन कार्टिलेज से। 2 पेयर ऐसी होती है जो वर्टिब्रल होती है, ओनली वर्टिब्री से जुड़ती है और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ती नहीं है, इसलिए वो फ्लोटिंग रिब्स है। बोलो बात समझ में आती है क्या? आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें सब कुछ करेक्ट लिखा गया है। बाकी में क्या क्या एरर है आपको पढ़ के बता दिए हैं। आगे बढ़ जाएंगे। क्या नीट 2019 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। कुछ भी टिपिकल चीजें इसमें नहीं है जो आप नहीं सोच सको, वेरी वेरी सिंपल एक्चुअली। अगला क्वेश्चन नीट 2020 का आपके सामने है भाई, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, यह आपको बताना है। तो फ्लोटिंग रिब्स वो होती है जो कि कनेक्ट नहीं होती है स्टर्नम से, पीछे की तरफ तो वर्टिब्री कॉलम से जुड़ी है, आगे की तरफ स्टर्नम से नहीं जुड़ी है भाई, तो फ्लोटिंग रिब है। यानी कि ए के अंदर क्या होगा बच्चे, 4 ही होगा। ए के अंदर 2 1 3 नहीं होगा, 4 ही होगा। लो आंसर ही आ गया, एक को मैच करते ही। इससे सिंपल क्या ही होगा, मैच द कॉलम में एक को मैच किया, आंसर ही आ गया। आप चाहो तो पूरे भी मैच कर सकते हो, बट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। चाहो तो पूरे मैच करके दिखा दूं मैं। एक्रोमाइन क्या था बच्चे, ये एक स्केपुला के ऊपर छोटी सा प्रोसेस था, छोटी सी उभरी हुई स्ट्रक्चर थी जहां से क्लेविकल अटैच होती है। यानी कि बी के अंदर क्या होगा बच्चे, 3 होगा, बी के अंदर 3 देख लो, है ना। सी में लिखा है स्केपुला, स्केपुला जो है वो लोकेटेड होता है भाई सेकंड रिब्स और 7th रिब्स के बीच में, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ड मिसिंग है बस, तो ए हो जाएगा 3 के अंदर भी। डी में क्या दिया है देखो, ग्लिनोइड कैविटी जो है वो हेड ऑफ हुमरस के साथ ज्वाइन होती है भाई, जिससे बॉल और सॉकेट ज्वाइंट बनता है। सबको पता है इतना, वेरी वेरी बेसिक एक्चुअली। ऑप्शन नंबर डी आंसर सबको दिख गया होगा एक ही सेकंड में, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है बेसिकली। एक तरफ लिखा है फिर से स्केपुला, स्केपुला एक ट्रेंगुलर बोन होती है भाई, है ना। ए के अंदर 4 ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है। ए के अंदर 4 2 में दिया है, यानी कि ए और बी तो आंसर नहीं होंगे। बी पे आ जाओ, बी में 2 और 3 में से कोई होगा। बी में लिखा है क्रेनियम, 2 क्या है फ्लैट बोन, 3 क्या है फाइब्रस ज्वाइंट। फ्लैट बोन तो क्रेनियम के अंदर नहीं है, बट फाइब्रस ज्वाइंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बी के अंदर 3 ही होगा, कंफर्म हो चुका है। और पढ़ लो स्टर्नम कैसा है, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है भाई, सी के अंदर 2 होगा, सी के अंदर 2 होगा, बी के अंदर 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी का होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट मिलते हैं भी, जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी वेरी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर है, थोरेक्स का लेक्चर भी देख लिया है तो भी। आगे बढ़ जाएंगे। क्या नीट 2021 का क्वेश्चन है, देखो कितना हलवा, इससे इजी क्या दें आपको। नीट 2022 का क्वेश्चन दिया गया है, देखो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास, बिल्कुल भाई। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद हो रहे हैं तो हड्डियां हल्की हो जाएगी, बोन मास डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर्स, बिल्कुल, जब बोन्स कमजोर है तो फ्रैक्चर भी ज्यादा होंगे, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है भाई, कोई इसमें गलती नहीं है। अगला पढ़ते हैं। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इंक्रीज नहीं होता रे, एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो नीट 2022 के क्वेश्चन ने क्या बोला है कि असर्शन रीजन करो, असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है फॉल्स। तो यहां पे देख लेते हैं, असर्शन करेक्ट, रीजन नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी का होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन नीट 2022 का आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर द डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। सिम्टम्स और डिजीज के बारे में कौन सा करेक्ट है, बेसिकली ये पूछा है। क्या माइस्थीनिया ग्रेविस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है? नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है जेनेटिक, तो उल्टा लिखा है। और ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा है? माइस्थीनिया ग्रेविस। अगर ये यहां होता, ये यहां होता तो दोनों करेक्ट होते, बट उल्टा हो गया तो दोनों ही का हो गए भाई साहब, बी और सी दोनों ही गलत हो गए। समझ में आया क्या? टिटेनी कब होता है? जब कैल्शियम बढ़ जाता है। नहीं, कैल्शियम के घट जाने से मसल के पास सिग्नल नहीं पहुंच पाते, जिससे टिटनी सामने आता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में मसल्स के अंदर भाईटा आना भी बोलते हैं। आई होप आप रिलेट कर पाओगे। तो ये भी गलत हो गया भाई, यहां पर अगर लो होता तो ये ट्रू हो जाता, बट ये भी फॉल्स हो गया। हमें बताना था करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट। आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, पूरा नाम इसका। नीट 2022 का क्वेश्चन इतना सिंपल, इससे ज्यादा क्या लोगे आप? सिंपल। नीट 2023 का क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहां पर होते हैं? सबसे पहली बात देखो, सिंपलिसिटी से स्टार्ट करते हैं। फाइब्रस जॉइंट हमें पता है, एक ही एग्जांपल पढ़ा है क्रेनियम के अंदर। तो यहाँ पे ढूंढो जरा, क्रेनियम लिखा हुआ दिख रहा है, स्कल लिखा हुआ दिख रहा है, क्रेनियम स्कल है ना। तो सी के अंदर 1 होगा, फिक्स है। सी के अंदर 1 एक ही में दिया है, आंसर आ गया, खत्म। पूरा मैच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी लाइन याद आ गई ना टॉपिक से रिलेटेड, तो पूरा क्वेश्चन उड़ा ले जाओगे भाई साहब, है ना। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में आजकल, तो आप पूरे भी मैच कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए के अंदर सेकंड होगा, तो देखो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, सबको पता है। बोल और सॉकेट जॉइंट कहां पर होंगे? हुमरस के अंदर और पेक्टोरल गर्डिल के अंदर होंगे। तो बी के अंदर 4 होगा, देख लो बी के अंदर 4 ही दिया है। और डी भी देख लो, ये जो सेडल जॉइंट है वह कहां पर होंगे? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में सेडल जॉइंट होगा। तो आप मैच करके उस पे ना जाओ, आप थोड़ी सी थिंकिंग अप्रोच बढ़ाओ, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड से आंसर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद वेरीफाई कर लो एक बार पढ़ के, अगर टाइम है तो। अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो बिल्कुल वेरीफाई भी ना करें, बिल्कुल आप एलिमिनेशन मेथड पे लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला जो कि नीट 2023 का है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, अटेम्प्ट कीजिए भाई इसको, है ना। इसमें बोला है कि स्केलेटल मसल के बारे में करेक्ट कौन सा है। आई थिंक ये पिछली क्लास में हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि मसल के क्वेश्चन तो हो ही गए थे। एक बार फिर से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या लिखा है, बहुत ही ध्यान से देखो। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। क्या उसे फेसिकल बोलते हैं? नहीं, फेसिकल तो बोलते हैं मसल बंडल को, जो कवर करता है उसे तो फेसिया बोला था। अरे याद कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल भाई। तो ए तो सही नहीं है, जो आंसर है उसके अंदर ए नहीं आना चाहिए भाई साहब, कुछ भी आ जाओ। इसमें ए आ गया गया, इसमें ए आ गया गया, यानी कि बी और सी। सी तो करेक्ट है दोनों में, सी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट सीधा ऑप्शन से। ध्यान से देखो, बी और डी में से कौन सा करेक्ट है? डी को ध्यान से देख लो। एम लाइन इज कंसिडर एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। नहीं भाई, सार्कोमियर के अंदर एम लाइन को फंक्शनल यूनिट नहीं बोलते हैं। सार्कोमियर खुद फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्शन की। बोलो बात समझ में आती है क्या? और एम लाइन प्रेजेंट होती है मायोसिन के बीच में, सार्कोमियर होती है 2 जेड लाइन के बीच का स्पेस या फिर जगह। यानी कि डी भी करेक्ट नहीं है, हमें क्या बताना है? करेक्ट। जिसमें डी है वो भी करेक्ट नहीं हो सकता है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आप पढ़ सकते हो सारे स्टेटमेंट, मैंने एलिमिनेट करना आपको सिखाया है। तो बी तो करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, बी को भी पढ़ सकते हो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। बिल्कुल, जो ईआर है जिसको एसआर बोलते हैं मसल के अंदर, वो कैल्शियम को स्टोर करता है। तो बी और सी करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अगला क्वेश्चन भी मसल से रिलेटेड आ गया है, बट नीट 2024 का है, तो अटेम्प्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्मूथ मसल है भाई साहब, सॉरी ये स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल है और ये कार्डियक मसल है। अब देख लो, एनसीईआरटी का डायग्राम है सिंपल। पहली कौन सी? स्केलेटल है भाई, पहले स्मूथ नहीं है रे, पहले स्केलेटल है, ठीक है। और स्केलेटन वॉलेंट्री होती है, तो मैंने इनवॉलेंट्री को भी काट दिया। बी के अंदर स्मूथ होना चाहिए भाई, बी के अंदर इसमें भी स्मूथ है, इसमें इनवॉलेंट्री है, तो दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि स्मूथ इनवॉलेंट्री ही होती है।
आगे देखो कार्डियक होना चाहिए, आगे स्मूथ नहीं है, आगे कार्डियक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एनसीईआरटी के डायग्राम पे बेस्ड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी नीट 2024 का है ना, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है भाई नीट एग्जाम के। ध्यान से देखो, फाइब्रस ज्वाइंट सबसे पहला मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फाइब्रस ज्वाइंट लिखा है, फाइब्रस ज्वाइंट किसके अंदर होता है भाई, स्कल के अंदर होता है, जहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता। ए के अंदर 3 ही होगा, ए के अंदर 3 एक में ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर ही आ गया। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नीट में इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। जहां से देखो 24 का क्वेश्चन, अभी 21 22 सारे क्वेश्चन आपको कराए, मतलब मैच द कॉलम में एक को मैच करते ही आंसर आ रहा है। इससे सिंपल क्या ही होगा आपके लिए। ध्यान से देखो, हिंज जॉइंट कौन सा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, आपको बार बार बता रहे हैं कि वर्टिब्री के अंदर प्रेजेंट है, वर्टिब्री के अंदर प्रेजेंट है। बी के अंदर 1 ही होगा, देख लो बी में 1 दिया है। अगला देख लो आप, हिंज जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है भाई, नी के अंदर, एल्बो के अंदर होते हैं हिंज जॉइंट, तो सी के अंदर 4 ही होगा। बोल और सोकेट जॉइंट हमारे हुमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में बनी रहा है, तो डी के अंदर 2 ही होगा, डी के अंदर 2 दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल है ना यार, इससे सिंपल क्या ही क्वेश्चन दिए जाए आपको। अगर आपने थोड़ा बहुत डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ के समझ के ब्रेन में सेट किया है ना, तो आप क्वेश्चन गलत करोगे ही नहीं। अगर एलिमिनेशन मेथड जो आपको सिखा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको आप अप्लाई कर देते हो, तो बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लोगे। कितना जल्दी बिना मैच किए हमने आंसर निकाले, तो आप टाइम सेव कर लोगे उसके थ्रू। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे अपन, जिसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए भाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्यूचर डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल।